नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में आप सभी का स्वागत है। और इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की। और देखिए, इन दिनों जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चा वाली खबर है वो यही है कि अंता में उपचुनाव होना है और उसको लेकर आए दिन नए से नए सियासी मोड़ देखने को मिल रहे हैं। नरेश मीणा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, प्रमोद जैन भाया को लेकर चर्चा हो रही है और मोरपाल सुमन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि अब इन्हीं तीन प्रत्याशियों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जब नामांकन हो रहे थे तब बीजेपी के बागी नेता, पूर्व विधायक बीजेपी के रामपाल मेघवाल ने, जो एससी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी नामांकन भर दिया था, पर उनको मनाने में बीजेपी कामयाब रही और मदन राठौड़ ने उनको साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो अपना नामांकन वापस लेंगे। बीजेपी का पटका उन्हें पहनाया गया और उसके बाद हुआ भी ऐसा ही। रामपाल मेघवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया और उनके साथ साथ कई और नेताओं ने लिया। एक बीजेपी समर्थित विधायक थे, उन्होंने भी लिया। तो अब कुल मिलाकर जो 21 नामांकन के पर्चे दाखिल किए गए थे अंता उपचुनाव के लिए, उनमें से अब 5 वापस ले लिए गए हैं। तो अब कहा जा रहा है कि देखिए 15 या 16, वैसे तो 16 ही बच रहे, लेकिन 15 का भी आंकड़ा, वो 16 एक इसलिए मैं बीच में टोक रहा हूँ, उसके लिए सॉरी जी, क्योंकि उर्मिला जैन भाया का निरस्त हुआ था, इसलिए 20 बचे थे और 20 से 5 वापस हो गए तो 15। जी। तो अब कुल मिलाकर अंता उपचुनाव के लिए मैदान में 15 उम्मीदवार हैं, जैसा कि अभी अम्बेश जी ने करेक्ट भी किया। तो अब इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या नरेश मीणा को लेकर नरेश मीणा को खुद को ये लगने लगा है कि जितना आसान उन्होंने शुरुआत में सोचा था, ये उतना आसान उपचुनाव उनके लिए नहीं है। कि छबड़ा और देवली उनियारा में जिस तरह उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्हें यहाँ भी यही लग रहा था कि इतना आसान नहीं रहा। तो ऐसा क्यों है? प्रमोद जैन भाया का चुनाव किस ओर जा रहा है, मोरपाल सुमन का उपचुनाव किस ओर जा रहा है और नरेश मीणा का उपचुनाव किस ओर जा रहा है? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी का समर्थन भी नरेश मीणा को वहाँ मिल गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार अंता विधानसभा में या राजस्थान में भी अगर कहा जाए तो नहीं है, लेकिन हाँ, मजबूती के लिए या कहने के लिए, एक परसेप्शन बनाने के लिए ये बात ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी का। तो अम्बेश जी, सबसे पहले नरेश मीणा को लेकर ही बात करते। देखिए, आपने कल वाला उनका एक बयान भी देखा होगा, हमने भी चर्चा की थी वरिष्ठ पत्रकार के साथ कल के ही 8 PM शो में। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रही थी और भाषा जो कह रही थी, भाषा तो ये कह रही थी कि वो सीधा सीधा धमका रहे प्रमोद जैन भाया को कि मैं ऐसा तेरा इलाज कर दूंगा कि तेरी 3 पीढ़ी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो जेस्चर थे उनकी बॉडी के, वो ये बता रहे थे कि वो काफ़ी प्रताड़ित है। क्योंकि प्रमोद जैन भाया कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं, काफ़ी मांझे हुए खिलाड़ी है और अंता को अच्छे से समझते हैं, पुराने नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं। तो नरेश मीणा के क्या आगे की सियासी राह अब कठिनाइयों से भरी हुई है? देखिए, नरेश मीणा ने इससे पहले 2 बार चुनावी ताल ठोकी। छबड़ा में चलिए वो अकेले थे, उन्होंने इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाया था कि हनुमान बेनीवाल या राजकुमार राउत या कोई और उनके साथ खड़ा हो। लेकिन जब वो देवली उनियारा में उन्होंने ताल ठोकी तो उन्होंने बाकायदा 5 पांडव का पोस्टर जारी किया, जी, जिसमें हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत, रविंद्र सिंह भाटी और आपके यूपी से जो सांसद हैं नगीना से चंद्रशेखर रावण, उनकी तस्वीर और साथ में खुद, यानी 5 पांडव का पोस्टर जारी किया। आप देखिए नरेश मीणा का दिल कहाँ से टूटा। वहाँ पे क्या हुआ कि ना हनुमान बेनीवाल गए प्रचार करने नरेश के समर्थन में, न राजकुमार राउत गए, न रविंद्र सिंह भाटी गए और ना ही रावण आए। जी, नरेश मीणा वो चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पर रहे। खैर, लेकिन उसके बाद कुछ कांड हुआ, थप्पड़ कांड हुआ और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए तो चाहे रविंद्र सिंह भाटी हों, चाहे राजकुमार राउत हों या हनुमान बेनीवाल हों, एक तरीके से उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे वो लोग, जी, कि भाई वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, आगे हम उनके साथ आएंगे। इवन कि इस बार तो यूपी के एक विधायक हैं सपा के, अतुल प्रधान, वो उनके साथ कई सभाओं में शामिल हुए। तो नरेश मीणा को ऐसा लग रहा था कि इस बार सबका साथ मुझे मिल जाएगा, जी। लेकिन फिर वही हुआ नरेश मीणा के साथ कि वो मैदान में पड़ गए अकेले। मतलब अब मैं बोलूं तो शायद ये जल्दीबाजी हो जाएगा कि वो महाभारत के युद्ध में, अंता महाभारत के युद्ध में वो अभिमन्यु बन के रह गए। उन्हें लग रहा था कि सब हमारे साथ आएंगे, वो पांडव तो छोड़िए, वो बन गए, नरेश मीणा बन गए अभिमन्यु
कि सब ने छोड़ दिया। अब दिक्कत क्या है कि नरेश मीणा जिस ताव से जिस उससे जुटे थे, खैर उनका नरेश मीणा का जन समर्थन कम नहीं है, क्योंकि देखिए मैं फिर वही कहूँगा, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में कहा था कि नरेश मीणा जब छबड़ा में मैदान में उतरे थे तब उनके ऊपर एक टैग था कि वो सचिन पायलट के समर्थक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया इसलिए बागी हो गए। वो पहचान नरेश मीणा की नहीं थी, है ना, या वो एक छात्र नेता के तौर पे उनकी एक पहचान थी, मैं भी उससे जानता था। जब वो देवली उनियारा गए तो देवली उनियारा भी उनके ऊपर एक टैग यही था कि वो बागी नेता हैं, जी, है ना, कांग्रेस के नेता हैं, बागी हो गए, बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब नरेश मीणा अंता में चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके साथ अब वो कांग्रेस वाला टैग है, ठीक है, वो कांग्रेस में रह चुके हैं, बागी हैं, सचिन पायलट के समर्थक हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक छवि ये भी है कि वो एक जुझारू नेता हैं, लड़ने वाले नेता हैं, कोई साथ रहे चाहे ना रहे वो ठीक है, आप कह सकते हो कि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा, कानून हाथ में लिया, गलत किया, उनको शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कई बार होता है कि जब चीज़ें आपके सामने गलत हो रही हों तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि चुनाव हो रहे थे, अगर मतदान जबरदस्ती डलवाए जा रहे थे एसडीएम के द्वारा तो वो भी गलत था। अच्छा, अगर जो लोग कहते हैं कि हाँ आप शिकायत करते कार्रवाई होती, तो दिल्ली से ही ना एसटी आयोग की टीम गई थी और उसने माना था कि हाँ एसडीएम जो है फर्जी वोट डलवा रहा है जी। क्या हुआ? आज तक कुछ हुआ उस पर? या तो वो टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वो गलत है, और नहीं अदरवाइज उसके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? सिर्फ एक रिपोर्ट बन गई, सोशल मीडिया पे खबरें आ गई, सुर्खियां बन गई, बात खत्म हो गई। उसके अलावा भी कई टीमों ने माना कि हाँ वहाँ पे जो पुलिस वालों ने आगजनी और हिंसा करी थी, लेकिन क्या हुआ? उन पर कोई एक्शन हुआ? किसी पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया? किसी को जिम्मेदार अब तक माना गया? सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार कौन बना? नरेश मीणा जिम्मेदार बने, क्योंकि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उनको जिम्मेदार ठहराया गया समरावता गांव के लिए और उनको 8 महीने जेल काटनी पड़ी। ठीक है, तो अब वहां पे नरेश मीणा को, लोगों को एक संघर्ष नरेश मीणा का ये भी दिखा कि जिम्मेदार उसमें सिर्फ नरेश मीणा इकलौते नहीं थे, लेकिन सजा किसने काटी? इकलौते नरेश मीणा ने सजा काटी। कोई बड़ा नेता साथ में खड़ा नहीं हुआ। वो किरोड़ी को अपना भगवान मानते थे, वो नहीं आए, वो पायलट को अपना भगवान मानते थे, वो नहीं आए। सब लोग सिर्फ दूर से क्या सलाह दे रहे हैं? संयम रखो, संयम रखो। अब यही चीज़ कोई मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, सचिन पायलट जी से पूछे कि भाई संयम रखने की बात तो फिर आपने क्यों 2020 में बगावत कर दी थी? जी, आप भी तो बागी हो गए थे ना, आप भी संयम रखते, दोबारा जब होता तब आप मुख्यमंत्री बन जाते। या किरोड़ीलाल मीणा जी को ही ले लीजिए, आप क्यों नहीं संयम रख रहे हैं? आपने इस्तीफा तक दे दिया, आपने मंत्रालय छोड़ दिया, आपने वो सब कर दिया। तो लेकिन नरेश मीणा को सब सलाह दे रहे हैं कि संयम रखो। अशोक गहलोत जी वो भी सलाह दे रहे हैं संयम रखनी चाहिए। अरे आपने संयम रख लिया होता 2018 में, बन जाने दिया होता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री। ठीक है, तो दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान होता है कि हाँ नरेश मीणा को ये कर लेना चाहिए था, नरेश मीणा को वो कर लेना चाहिए था। वो आदमी अगर वो 20-22 साल से संघर्ष कर रहा है, 42-45 साल का हो गया है, तो एक टिकट के लिए वो कब तक आदमी संघर्ष करेगा? कब तक आपसे टिकट मांगेगा? कभी ना कभी तो लड़ेगा ना। अब आप वो वही, जैसे देखो लाख चीज़ें सामने आई, लेकिन नरेश मीणा ने फिर अभी बीते दिनों कहा कि मैं, क्योंकि मेरे ऊपर टैग लगा है सचिन पायलट के आदमी होने का, इसलिए मेरा टिकट काटा गया। और ये बात कौन नहीं जानता है कि सचिन पायलट का टैग लगने की वजह से तो अनिल चौधरी का भी टिकट कट रहा था लोकसभा चुनाव में। लेकिन फिर क्या हुआ जयपुर ग्रामीण में? अनिल चौधरी ने सबसे कम अंतर की हार अनिल चौधरी की है। ठीक है, तो अब अगर नरेश मीणा ये आरोप लगा रहे हैं तो ठीक है, अब आप उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई नहीं मिला इसलिए वो भड़ास निकाल रहे हैं अपनी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नरेश मीणा, ये एक तो ये बात हो गई कि भाई संघर्ष कर रहे हैं। झालावाड़ में आप देख लो, झालावाड़ में क्या हुआ? 7 बच्चों की मौत हो गई, स्कूल गिरा, क्या हुआ? 3-4 अधिकारी सस्पेंड हुए, स्कूल के कुछ कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई? क्या कोई शिक्षा मंत्री पे कोई कार्रवाई हुई? या फिर और जो भी उस स्कूल बनवाने का या रिपेयर नहीं करवाने के जो भी जिम्मेदार मंत्रालय वाले लोग थे, बड़े लोग थे, भाई एक अधिकारी तो आपको सिर्फ लिख के दे सकता है ना कि हाँ भाई सरकार स्कूल की बिल्डिंग खराब है, बनने के लिए पैसा दे दीजिए। वो पैसा क्यों नहीं रिलीज हुआ? मंत्रालय से क्यों नहीं फाइल हुआ? 2 साल हो गए, शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे थे? क्या उनकी जवाबदेही बिल्कुल नहीं हो सकती है? लेकिन क्या किसी कांग्रेस के नेता ने आवाज़ उठाई? क्या सरकार ने औना पौना मुआवजा दे के बात खत्म कर दिया? वो 7 परिवारों का भविष्य थे जो बच्चे खत्म हुए हैं। वो आगे चलते, मैं कहता हूँ नहीं पढ़ते लिखते, लेकिन उनके माँ बाप 20 साल बाद उन्हीं, वो सहारा थे वो बच्चे,
उनके बुढ़ापे में क्या सरकार उनके माँ बाप को पालेगी, जिम्मा लेगी? आपने ठीक है जो भी 10 लाख 7 लाख 8 लाख मुआवजा दे दिया, पैसे 12 4 लाख दिन में सरकार खत्म हो ने, जाते जी। हैं। मैं कहता हूँ 20 लाख भी आपने दे दिया, पैसे 4 दिन में खत्म हो जाते हैं। क्या आपने कोई स्थायी व्यवस्था करी? नरेश मीणा की मांग थी 1 करोड़ दे दो। अब 1 करोड़ का मतलब ये थोड़ी था कि 1 करोड़ रुपए आप उनको दे दो तो वो कैश में दे दो, वो खत्म हो जाए। उसकी अच्छी तरीके से व्यवस्था कर देते। नरेश मीणा ने ही वो मांग रखी ना, कांग्रेस से किसी नेता ने आवाज़ उठाई? कोई गया? नरेश ने 13 दिन का अनशन किया, शायद ज़्यादा दिन का था, ठीक है, अनशन किया, भूख हड़ताल शुरू करी, अन्न जल त्याग दिया, ठीक है, सारे नेता वहाँ पहुँचने लगे, हनुमान बेनीवाल भी वहाँ गए, अशोक गहलोत भी वहाँ गए, सारे सब पहुँचने लगे, सबके अपना अपना पीआर देखने लगे। मैं यहाँ पे बोलूँगा शायद कुछ नेताओं को बुरा लग जाए, अपना अपना पीआर देखने लगे। अब उन्हें लग रहा है कि हाँ वो नरेश मीणा के साथ वहाँ पे खड़े होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई उनका पीआर सेट नहीं होगा, इसलिए अंता में उनका सपोर्ट करने से सब पीछे हट रहे हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, नरेश मीणा संघर्ष कर रहे हैं और मुझे लग रहा है ठीक है, शायद हो सकता है कि वो ना जीत पाएँ, क्योंकि प्रमोद जैन भाया जिस तरीके से ने अपनी मजबूती दिखाई है, पायलट एंड पूरा खेमा जिस तरीके से वहाँ पे एकजुट होकर चुनाव प्रचार कर रहा है, अशोक चांदना अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँच गए हैं क्योंकि गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ वोट बैंक है। बीजेपी का भी पूरा एकजुटता दिख रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपने बागी को बिठा लिया। और अब वसुंधरा राजे भी एक्टिव होंगी क्योंकि उनके बेटे को वहाँ का प्रभारी बनाया गया है। तो सिंपल सी बात है, साख तो दांव पे वसुंधरा राजे की भी लगी होगी। तो सोचिए, एक तरफ बड़े बड़े नामी गिरामी चेहरे, 20-20 30-30 साल 40-40 साल की जिनकी राजनीति है, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, एक तरफ 2 तरफ वो हैं और एक तरफ नरेश मीणा खड़े हैं जी। ठीक है। नरेश मीणा के पास क्या है? ना पैसा है आज की डेट में, ना उनके पास कोई पावर पहले रही है। नरेश मीणा के पास सिर्फ है विश्वास, जनता का विश्वास अपने ठीक है, आप बोलोगे कि उनकी भाषा थोड़ा सा असंयमित रही है कई मामलों में, वो बोल जाते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा हाँ ये ज़रूरी है। नरेश मीणा भी कई बार बोलते हैं हाँ कि भाई मैंने गलती करी है, मुझे एसडीएम को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, मुझे इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे कई बार तो उन्होंने अपने समर्थकों तक को मार दिया, नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना कि कई बार एग्रेशन में आपके मुँह से कई बार ना चाहते हुए चीज़ें निकल जाती हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। एक बार मैं एक लाइव कर रहा था स्टूडियो से, और मेरे एक मित्र थे, अचानक से आके उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं लाइव स्क्रीन पे था, मुझे ना चाहते हुए मतलब मैं बिल्कुल चिल्ला दिया बहुत तेज। वो ऑन एयर भी चला गया, रिकॉर्ड भी हो गया, बहुत लोगों ने देख लिया। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था ना कि मैं उनको सुनाऊं या वो करूं, लेकिन जो उनकी हरकत उस वक्त हुई मेरे मुंह से निकल गया। तो कई बार होता है कि नरेश मीणा हो सकता है कि भाई उनके मन में वो नहीं हो, लेकिन सामने वाला इरिटेट कर देता है। अब ठीक है, नरेश मीणा अभी आप कह सकते हो कि ऐसे राजनेता नहीं बनते, तो ऐसे तो बहुत लोग हैं यार, थोड़ा संयम की ज़रूरत है, शायद हो सकता है। अब देखिए संयम होगा तभी, ऐसा तो है नहीं कि वो आज कोई 21 साल के 22 साल के 25 साल के हैं, शादीशुदा इंसान हैं, उनके बड़े बच्चे हैं, बेटी है, तो संयम तो होगा। अब ठीक है, पब्लिकली उनको थोड़ा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, तो बहुत लोग हैं ऐसे गुस्सा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि कल को सदन में जाएंगे तो जब स्पीकर बोलने से मना करेगा तो फिर क्या ऐसे ही बोल देंगे। तो वो हैं चीज़ें, शायद नरेश मीणा को समय के साथ ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन नरेश मीणा का एग्रेशन, और मुझे लगता है कि वो प्रयास करेंगे तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि संघर्ष उनका काम नहीं है और जनता कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रही है। जी, तो बस एक अम्बेश जी, एक छोटे से आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे कि भाई प्रमोद जैन भाया कितने मजबूत है, क्योंकि देखिए जिस तरह कहा जा रहा था कि नरेश मीणा आगे निकल जाएंगे या दूसरे नंबर पर रहेंगे, बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने पहले ही दिन से ये दिखा दिया कि देखिए कि हाँ वो पुराने नेता है और समझते हैं अंता को, और चुनाव लड़ना वो जानते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो गुटबाजी थी उन्होंने वो भी ख़त्म करके पहले ही दिन दिखा दी कि देखिए मेरे साथ खड़े, वो किस तरह सचिन पायलट को उन्होंने स्वागत भी किया, छोड़ने भी गए, तो सचिन पायलट भी उनके साथ है। जो प्रहलाद गुंजल थे, जो कहा यह भी जा रहा था कि अंता की जनता ये कहती है कि भाई प्रमोद जैन भाया ने ही कोटा जाकर प्रहलाद गुंजल को हरवाया, तो इसका बदला जो है प्रहलाद गुंजल अब यहाँ अंता में ले सकते हैं। लेकिन आपने वो हाल ही में अभी पोस्ट देखा होगा प्रहलाद गुंजल का, जब नरेश मीणा के एक बैनर पे उनकी फ़ोटो लगा दी गई थी तो उन्होंने मना करा। उन्होंने साफ लिखा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस उम्मीदवार के साथ हूँ। तो अब प्रहलाद गुंजल भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। तो प्रहलाद गुंजल इन सब के साथ क्या प्रमोद जैन
जैन भाया एक बार फिर से पहले की तरह जीत हासिल कर पाएंगे, बीजेपी और नरेश मीणा को मात दे पाएंगे? अच्छा देखिए, प्रहलाद गुंजन जी प्रमोद जैन भाया के साथ हैं, ठीक जी। है। 6 महीने पहले तक या साल भर पहले तक जब कांग्रेस में नहीं आए थे प्रहलाद गुंजन, तब उनके लिए यही प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचारी थे। नरेश मीणा जब उनके साथ उनको उनके घर के सामने बैठ के अनशन कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, यही नरेश मीणा कि भाई भ्रष्टाचारी हैं प्रमोद जैन भाया, तब आपने उस वक्त क्यों आप नरेश मीणा के साथ थे? अगर नरेश मीणा गलत आरोप लगा रहे थे तो या तो आप उनको समझाते, माफ़ी मंगवाते, लेकिन नहीं, आप उनके साथ थे। अब सचिन पायलट जी की बात कर लेता हूँ। सचिन पायलट के 2023 के मंच से जब वो अपनी यात्रा निकाली थी उन्होंने 5 दिन की, तब राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचारी हैं। सचिन पायलट वहीं साथ में मंच पे बैठे थे। अगर ये बात गलत थी, अगर ये बात सही नहीं थी, सचिन पायलट को क्या उठ के टोकना नहीं चाहिए? जी। उठ के टोक देते राजेंद्र सिंह गुढ़ा को कि नहीं, देखिए इस मंच से ऐसी बातें मत करिए, ये मंच उसके लिए नहीं है और प्रमोद जैन भाया के हमारे खिलाफ प्रूफ नहीं है, तो इस मंच से ऐसी बातें मत करिए। क्या किसी ने टोका उस वक्त? आज आप जाके उनके लिए प्रचार कर रहे हो तो आप ही के मंच से या आप ही के साथ जो नेता थे तब उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे और आपने उनका विरोध नहीं किया। इसको क्या समझा जाए? अब बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो कि भाई सियासत है, सियासत में यही अशोक गहलोत ने कभी सचिन पायलट के लिए बोला था, नकारा है, निकम्मा है, सबको लड़वाता है, कोई काम नहीं करता है, अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है, सूट बूट पहनता है, तो मीडिया इसके साथ रहता है, ठीक है। बोला था ना यही बात 2020 में। आज वही बैठते हैं, साथ में लंच भी करते हैं, साथ में मीटिंग्स भी करते हैं। अगर इतने ही बेकार सचिन पायलट हैं तो क्यों आप साथ में घूमते हो? ये सियासत है। तो सियासत में ठीक है, आप उनके साथ आ गए हो तो प्रमोद जैन भाया ठीक है, मजबूत है, चुनाव जीत जाएंगे। अब चुनाव जीतना वो तो फिर अंता की जो जनता है, जैसे आपने कहा, वो तय करेगी। भाई 2023 में इसी जनता ने तो चुनाव हरवाया था ना जी। अब जितने आरोप आज प्रमोद जैन भाया पे हैं, उससे कुछ कम आरोप रहे होंगे कंवरलाल मीणा पे। भाई आज कंवरलाल मीणा जेल में है, कम से कम प्रमोद जैन भाया जेल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसी जनता ने कंवरलाल मीणा को वोट दिया था ना। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, जनता तो साफ सुथरे वालों को ही चुनेगी। कंवरलाल मीणा को इसी जनता ने चुना था ना जी। और प्रमोद जैन भाया को भी जनता ने इससे पहले चुना था 18 में। तो कौन कितना साफ सुथरा है, कौन कितना भ्रष्टाचारी है, और उस पर वोट नहीं पड़ेगा भ्रष्टाचार पे, तो अब ये तो अंता की जनता तय करे कि 18 में भी आपने भ्रष्टाचारी के आरोप लगने वाले को जिताया, 2023 में आपने भी ऐसे आदमी को जिताया जो आज जेल में है, और क्या 25 में भी आप ऐसे आदमी को जिताओगे जो आने वाले समय में, अच्छा सबसे बड़ी बात, 23 में आपने जिताया, 1.5 साल 2 साल में वो जेल चले गए। अगर प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचारी हैं, आरोप है, तो सरकार क्या कर रही है? जो बीजेपी आरोप लगा रही है, तो बीजेपी क्या कर रही है 2 साल से? वो अपने विधायक को बचा नहीं पाए, ठीक है, वो जेल चले गए। अगर प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचारी हैं तो आप जांच करो, जेल भेजो, ठीक है। क्या बीजेपी भेजेगी जेल? तो आप ये तो जनता देख ले कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोद जैन भाया को आपने जिता दिया, सरकार फाइलें खोले, 6 महीने बाद पता लगा ये भी जेल चले जाए। जी बिल्कुल। देखिए, तो प्रमोद जैन भाया का देखिए बहुत मंझे हुए खिलाड़ी है, अंता को अच्छे से समझते हैं, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ। लेकिन उनकी एक खासियत ये भी है कि जिस तरह देखिए नरेश मीणा है, ये नरेश मीणा का तीसरा उपचुनाव ही है। पहले छबड़ा, फिर देवलियू नहीं आ रहा। तो वो कई बार बातें जो है, ऐसा होता है कि देखिए राजनीति में कई चीज़ों को चुप करके बैठना पड़ता है और उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, पर नरेश मीणा इस तरह के व्यक्ति नहीं, और इसीलिए वो नरेश मीणा, देखिए ये उनका यूएसपी है ही नहीं। वो हर बात को खुलकर करते हैं और जो एग्रेशन होता है वो भी उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता। हालांकि वो कई बार यहाँ कोशिश कर चुके हैं, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने के बयान भी दे चुके हैं, पर वो अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वही उनकी वो कहे ना कि देखिए आदमी अपना बिहेवियर नहीं बदल सकता, तो ये उनका बिहेवियर ही इस तरह का है। अब प्रमोद जैन भाया देखिए उनके किसी भी आरोप का जवाब नहीं दे रहे। अब नरेश मीणा के समर्थकों से भी हमने बात की, तो नरेश मीणा के समर्थक ये इतना तक बता रहे कि हर नरेश मीणा की हर सभा में, हर गांव में प्रमोद जैन भाया के कुछ आदमी आते और बदतमीजी करते और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते। तो इस तरह की खबरें देखिए अंत से आ रही है, और अभी इस तरह की खबरें जब तक
चुनाव प्रचार जारी रहेगा मतदान से 48 घंटे पहले तक, तब तक ये खबरें आती रहेंगी और कुछ ना कुछ नया होता रहेगा अंत में, और वो हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि अंत का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव राजस्थान में, वो ज़्यादातर, सब नहीं लेकिन ज़्यादातर उनमें ऐसे रहे कि 60-40 या 70% ये आदमी जीत सकता है और 30% इसकी उम्मीद है। लेकिन यहाँ 30-30-30 का आंकड़ा तीनों की तरफ चल रहा है। अब कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी, और 14 नवंबर को ये तय हो जाएगा और सबके सामने आ जाएगा। तो फिलहाल आज के 8 PM शो में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।